बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हेमरेड फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आप सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, आप सबकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल करे। चलिए बिना देर किए अपना आज का नावल शुरू कर लेते हैं। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ उसका नाम है हाँ कबूल है, अज़ कलम अंदलीब ज़हरा। चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। नबीला टीवी लाउंज का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो ठंडक भरी खामोशी ने इस्तकबाल किया। सामान उठाए वो आंख कर रह गई थीं। सीढ़ियां चढ़ना उनके लिए कभी भी आसान न था। मालूम नहीं ये रानी राजू किधर जाफान हो गए हैं, खौफ से सोचा। सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। आगे बढ़कर खुद ही लाइट ऑन की। रानी, हानिया, राजू। किचन से रानी बरामद हुई, दुपट्टे की बक्कल मारे पक्का सा मुंह बनाए खांसी ओपरी ओपरी रखी। बाजी, सारा काम मुकम्मल हो गया है, राजू को मैंने छुट्टी दे दी है। अच्छा जी, खुदा हाफिज। जल्दी जल्दी बताकर ये जा वो जा। नबीला ने हैरत से उसकी फुर्तियां मुलाहिजा की। वो हानिया के बेडरूम में दाखिल हुई तो वो बेसुध सो रही थी। सर झटक कर किचन में गई और फ्रिज का लॉक खोला तो पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम गायब। कहाँ गई ये चीजें? मैंने खुद रखी थी। लॉक था फ्रिज। नबीला ज़ईफ़ुल एतक़ाद थी। उसका पहला ध्यान जिन्नात की तरफ गया। फिर अचानक कोई ख्याल आने पर मुठियां भींच कर रह गईं। कल फिर से पिज्जा, बर्गर तुम लोगों ने तय किए थे ना? सुबह नाश्ते की मेज पर नबीला ने अदालत लगाना चाही। जब भी हानिया को सरजनिश करना मकसूद होता, वो डिनर या नाश्ते पर मौजू छेड़ती। नफीस अहमद तंबी करते डांटते, हानिया चिढ़ जाती, अक्सर बदतमीजी कर जाती। बाप बेटी की लड़ाई में सिर्फ नबीला पुरसकून रहती थी। लेकिन आज सूरत हाल उलट थी। आप फ्रिज को लॉक लगा कर जाती हैं, मैं कैसे निकाल सकती हूँ? चेहरे पे हद दर्जा मासूमियत थी जो सरासर बनावटी लग रही थी। तुम फ्रिज को लॉक करती हो नबीला? नफीस अहमद ने गुस्से से देखा, ताहम लहजा धीमा रखा। नहीं, वो बस मेहमान और आए गए के लिए। बात बनाने की नाकाम कोशिश में वो किस कदर अहमक लग रही हैं, नबीला को बखूबी अंदाजा था। लेकिन आगे भी हानिया थी। मैं तो बस पापा के साथ नाश्ता करती हूँ जब आपको मार्केट जाना हो, उसने आंखें पिटपिटाकर जवाब दिया। वो शेर को सवा शेर थी। नफीस अहमद लेक्चर दे रहे थे जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि वो घर वालों के लिए कमाते हैं, चीजें ताले में रखना घटिया औरतों का शेवा है, वगैरह वगैरह। नबीला दिल में ताव खा रही थी लेकिन खामोशी के सिवा कोई चारा न था। कल तो मजा आ गया रानी। वो टेरेस पर रानी के साथ धूप से लुत्फानंदोज हो रही थी। काम से फारिग होकर रानी उसके पास बैठ जाती। और क्या जी, राजू ने ऐसी चाबी बनवाई कि मैं भी हैरान रह गई। लो भला अपने घर में खाने में क्या चोरी। रानी ने भी कल पिज्जा, बर्गर से भरपूर फायदा उठाया था और राजू को भी उसका हिस्सा दिया गया। सब काम सफाई से करके अब दोनों एक दूसरे को अपनी बहादुरी पर दाद दे रही थी। वैसे राजू बताएगा तो नहीं ना? हानिया हजार मुंह फट सही लेकिन अमली तौर पर इतनी दिलेर नहीं थी। बाजी, आप तो बहुत ही डरपोक हो। रानी नडर और दलेर थी, कुछ फितरत कुछ हालात। अजमल चाचू ने गिफ्ट्स भिजवाए थे। पर्पल स्वेटर जिस पर सफेद मोतियों का काम था और ऑफ वाइट कश्मीरी कढ़ाई वाली शॉल हानिया की नजरों में थी। इससे पहले कि वो इस पे हाथ रखती, नबीला ने एकदम पैकेट उठा लिया था। नफीस को मुझ पर पर्पल कलर बहुत अच्छा लगता है, कल ही कह रहे थे कि इस बार तुम्हें कश्मीरी शॉल गिफ्ट करूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। स्काई पर मुस्कुराते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। हानिया ने बेदिली से गिफ्ट उठाए और मरी मरी आवाज में शुक्रिया चाचू कहकर हट गई। अजमल चाचू का दिल बुझ गया। इस्तफहामिया नजरों से भाभी को देखा। बस बाप की लाडली है ना, कोई शय आंखों में नहीं समाती, नबीला ने रसान से कहा। बेटा, तोहफे का शुक्रिया अच्छी तरह अदा करते हैं। चाचू ने इतनी मोहब्बत से आपको गिफ्ट दिए। अगले दिन पापा ने प्यार भरी डांट पिलाई। हानिया चुपचाप बैठी रही। क्या कहती, जिस शय पर उसका दिल होता है वो नबीला हथिया लेती हैं। मैं फोन कर दूंगी आज, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। रहने भी दो, वो बिजी होंगे, निशात के साथ डॉक्टर के यहाँ जाना है, नबीला ने फौरन कहा। वो चाहती थी रंजिश कायम रहे। हाँ, हानिया सर झटक कर रह गई। रानी ने गरम गरम पराठे रखे तो सारे लाउंज में पराठों और ऑमलेट की खुशबू फैल गई। वो भी सब भुलाकर नाश्ते से इंसाफ करने लगी।
नबीला मुसलसल घर की आराइश और ज़ुबाइश में मसरूफ थी। रानी को मुसलसल डस्टिंग पर लगा रखा था। राजू सेटिंग बदल बदल कर थक चुका था। लगता है सऊदी अरब का वजीर आजम आ रहा है दौरे पर, रानी ने बेजारी से राजू से कहा। नबीला मुतमईन नहीं हो रही थी। बाजी, सब कुछ ठीक तो है अब? रानी हाम गई थी। नबीला अलमारी में नई क्रॉकरी सेट कर रही थी। हाँ, जरा फ्रिज साफ कर दो। रानी ने खौफ से नबीला की कुछ देखी। हानिया बेडरूम की खिड़की से कार्रवाइयां देख रही थी, फिर बेड पर बैठकर सोचने लगी। पता नहीं कौन आ रहा है, किसके लिए ये एहतमाम हो रहा है। रानी को बैठने की फुर्सत नहीं मिल रही थी। शाम तक हंगामा मचा रहा। हानिया हस्बे मामूल लाताल्लुकी से कमरे में बंद रही। अगले दिन रानी आई तो उसने बताया कि नबीला बाजी के मेहमान आ रहे हैं, उनके भाई के बेटे। हानिया की पेशानी पर बल पड़ गए थे, ताहम वो खामोश रही। उसकी तनाव भरी खामोशी देखकर रानी भी चुप की बुक्कल मारकर बैठ गई। हानिया को नबीला के मेके वाले कभी पसंद न आए थे। 2-4 मुलाकातों में कोई खुशकुन याद नहीं थी। बस अब्बा मियाँ अच्छे थे। उसकी खामोशी के बावजूद पास बिठाकर हाल पूछते, ईदी भिजवाते, कभी कभार तोहफा भी, जिसे वो लापरवाही से एक तरफ डाल देती। इस वक्त नबीला के तासुरात उसे बड़ा लुत्फ देते थे। उसे सोचने पर भी बुरहान की शक्ल याद नहीं आ रही थी। सारा दिन वो कोफ्त का शिकार रही थी। रात तन्हा और गहरी थी। वह बचपन से रात की तन्हाई सहने की आदी थी। उसे रात से कभी डर नहीं लगा था। वो उसकी सहेली थी। चुपचाप उसकी बातें सुनती, वो शिकवे करती, नबीला से बेजारी का इजहार, उसके खिलाफ मंसूबे, कभी रिश्तों की बेहिसी पर रो भी पड़ती। आज वो सोच के जंगल में उलझी हुई थी। नबीला के घर से जब भी किसी की आमद होती, वो कमरा बंद करके बैठ जाती थी। हाँ, अब्बा मियाँ का हमेशा लिहाज रहा था उसे। मेहमान की आमद पर वो नफीस अहमद से उलझ पड़ी थी। पापा, आप मना करें उन्हें, हमारा घर है, कोई होटल नहीं। उसने नागवारी से नबीला को देखते हुए कहा। बेटा, वो आर्जी तौर पर आ रहा है, जॉब के सिलसिले में। हम उसके रिश्तेदार हैं। नफीस अहमद ने प्यार से कहा। मैं डिस्टर्ब रहूंगी, उसने आखिरी कोशिश की। खाना ठंडा हो रहा है नफीस। नबीला ने एंट्री दी और खफगी से हानिया को देखा। फितनी, फसादन, जेरे लब पड़ा गया। कसीदा सिर्फ हानिया की समझ में आया। उसने छोटी सी नाक सुकेड़ी। सारे भतीजे काले पीले हुए हैं, वैसा ही होगा, उसने नखोद से सोचा। लेकिन जब बुरहान आया तो वो एक लम्हे के लिए खुद भी हैरान रह गई। इतना सोबर, डैशिंग, शानदार। वो खिड़की से देख रही थी। उसने झुककर नबीला और नफीस अहमद को सलाम किया। नबीला ने उसकी पेशानी पे मोहर जब्त की और नम आंखें साफ करने लगी। बुरहान आते ही यूं घुल मिल गया जैसे बरसों से मुकीम हो। खाने की मेज पर हानिया को सरसरी सलाम करके वो नबीला की तरफ ही मुतवज्जा रहा। मेरी शादी पर तुम कितना रोए थे और आखिरी वक्त तक मुझे शादी से रोकते रहे थे। नबीला माजी के किस्सों में उलझी हुई थी। हाँ भाई, तुम हमारे घर नहीं आते थे शुरू शुरू में। नफीस अहमद दोनों की नोक झोंक से लुत्फानंदोज हो रहे थे। हानिया पूरे माहौल से कटी हुई थी। अपने नजरअंदाज किए जाने का सदमा अलग। एक तैश की लहर उसके अंदर उभरी। उसने चम्मच पटक कर रखा। सब कुछ साकित हो गया। पापा, मेरे सर में दर्द है, मैं सोने जा रही हूँ। उसकी असली तनक मिजाजी पर नफीस अहमद शर्मिंदा हो गए थे। नबीला के चेहरे पर मजबूर मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो हानिया के सामने उल्फे मुअत्तल हों। बुरहान ने नागवारी से उस तीखे नकूश वाली लड़की को देखा जो हमेशा उसकी प्यारी फूफो के लिए बाइसे आजार बनी रही थी। एक लम्हे को माहौल साकित हो गया। फिर नबीला बुरहान से बातें करने लगी। नफीस अहमद को बेटी की कमी महसूस हुई। वो उठने लगे तो नबीला ने हाथ पकड़कर बिठा लिया। बच्ची है, मैं खुद देख लूंगी, कहकर उन्हें बातों में उलझा दिया। बुरहान ने नबीला की बात एक लहजा सुनी और फिर खाने में मगन हो गया। हानिया का ख्याल था पापा जरूर आएंगे, लेकिन सबके हंसने बोलने की आवाजें उसे अंदर तक जला रही थी। जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हैं। घर मेरा, पापा मेरे। हम खा उठ कर आ गई। अब वो किलस रही थी और खिड़की के पर्दे से आंख लगाकर बाहर का खुशकुन मंजर देख रही थी। बुरहान ने उसे मुकम्मल नजरअंदाज किए रखा था। उसके तमाम काम नबीला के सपुर्द थे। नफीस अहमद उसे खसूसी बर्ताव कर रहे थे। दिल में क्या था किसी को खबर ना होने दी थी। नबीला मां न बन सकी थी, मशीयत इलाही थी, वो भी अब राजी बराजा थी। नेमतों पर नजर रखोगी तो तलखियां महसूस ना होंगी। अब्बा जब रंजीदा देखते प्यार से कहते। नफीस अहमद ने हमेशा बेटे की कमी महसूस की थी और इसका इजहार भी बरमला कर देते।
हानिया को दिल का टुकड़ा कहते, मगर उसकी नालायकी ने हमेशा मायूस ही किया था। अब जो बुरहान को देखा तो यूं लगा बरसों की ख्वाहिश मुजस्सम बनकर आ गई है। मैं ऐसे ही बेटे का तलबगार था, वो दिल में सोचते। अगर ये मेरा बेटा बन जाए, इस ख्याल ने उन्हें सरशार कर दिया था। ताहम दिल की बात दिल में रखने के कायल थे और बुरहान को मजीद परखना चाहते थे। हानिया बेटा, तुम पढ़ाई फिर से शुरू करो, बुरहान से मदद ले लिया करो। नाश्ते की मेज पे नफीस अहमद ने बरसबीले तज़किरा कहा। हानिया ने नाक सुकेड़ कर नागवारी का इजहार किया। बुरहान ने सरे तस्लीम खम किया, ताहम इरादा ये था कि इतनी सख्ती करेगा कि हानिया बीबी याद रखेंगी। रानी गांव से आई तो दिल का बोझ हल्का करने के लिए कोई साथी मिल गया। दोनों टेरेस पर बैठकर मूलियों पर नमक लगा लगा कर गीपते करने लगी। पापा भी बदल गए हैं रानी, उसने रूहान से लहजे में इतला दी। जादू किया है बड़ी बेगम ने, उसने वो शौक से कहा। वैसे मेहमान बड़ा सोना है, एकदम फिट हीरो। उसने आमियाना अंदाज में आंख मारकर बुरहान पर तबसरा किया, जो गेट से बाइक बाहर निकाल रहा था। हानिया ने घूर कर देखा तो एवं ही है कहकर राय बदल दी। बुरहान की बाइक खराब थी। असफन ने उसे घर तक छोड़ने की ऑफर की। सुनसान गली, सब लोग घरों में मुकैयद थे। वो गेट के सामने उतरा। शुक्रिया यार, वो असफन को अलविदाई कलमात कह रहा था जब उसने असफन की नजरों को ताक्कुब में देखा। वाओ, अफसन ने सीटी के अंदाज में होंठ सुकेड़े। सामने हानिया आ रही थी, जींस के ऊपर पिंक टी शर्ट, सुनहरे घुंघरियाले बाल ऊंची सी कोनी में कैद थे। सर शफाफ गर्दन नुमाया थी, दुपट्टे से बेनियाज, जैसे घर में वाक कर रही हो, बेनियाज और बेखबर। गुस्से की लहर बुरहान के अंदर से उठी। उसने असफन को सर्द मेहरी से मुतला किया। शी इज माई कजन, माइंड इट। असफन एकदम संभल गया। आई एम सॉरी। उसने जल्दी से किक लगाकर बाइक स्टार्ट की और लम्हों में ओझल हो गया। हानिया ने एक सरसरी नजर डाली और खरामा खरामा चलती हुई सीढ़ियां चढ़ गई। बात सुनो मेरी। पीछे से बुरहान ने बाजू पकड़कर झटका दिया और वो लड़खड़ा कर रह गई। कोई शर्म है तुम्हारे अंदर? किसी ने नहीं सिखाया कि दुपट्टा उड़ते हैं? उसके अंदाज और कहर बरसाती आंखों से हानिया एक लहजे को डर गई। फिर अजली हठधर्मी से बोली, अपने काम से काम रखो, मेरे बाप नहीं हो तुम। आइंदा मुंह उठाकर बाहर निकली ना तो टांगे तोड़ दूंगा। हानिया अजीब सी कैफियत से दो चार हुई। उसने हानिया को धक्का दिया और धप धप करता सीढ़ियां उतरता चला गया। नबीला रानी के साथ खरीदारी के लिए गई हुई थी। हानिया गुमसुम बाजू से हिलाती बेडरूम में आ गई। एक अनजाना लम्स उसके बाजू पर सुलग रहा था। उसने कदादम शीशे में अपना अक्स देखा तो बुरहान के गुस्से की वजह समझ में आ गई। उसके नशेबो फराज नुमाया थे, जीन्स के पांचे मुड़े हुए थे, सफेद पिंडलियां नजर आ रही थीं। वो शर्मिंदा हो गई, जिंदगी में पहली बार। इस तरह किसी ने उसकी परवाह ना की थी, न किसी ने नसीहत की, न डांट डपट। न जाने क्यों उसे बुरहान पर गुस्सा न आया। वो खामोशी से बेड पर नीम दराज हो गई और आंखें मौन ली। कमरे में हीटर लगा हुआ था। कारपेट पर मूंगफली के छिलकों का ढेर था। माल्टे के छिलके अलग बिखरे पड़े थे। मैगजीन, ज्वेलरी, हर शय बेतरतीब थी, लेकिन परवाह किसे थी? रानी और हानिया की तवज्जो का मरकज वो हीरो हीरोइन थे जो हाथ पकड़े ट्रेन के पीछे भागे जा रहे थे, दीवानावार गिरते पड़ते। हाय, आपने कभी किसी से प्यार किया है? अचानक रानी ने सवाल दागा। उसने चौंक कर देखा और सर झटक कर चॉकलेट का रैपर खोलने लगी। अब गाना शुरू हो चुका था। हानिया मुकम्मल तौर पर सीन में गुम हो चुकी थी। शोक, रोमानवी बोल, दिलों को धड़का देने वाली मौसीकी। बाजी, जिंदगी कितनी हसीन लगती है ना जब कोई हमारे ख्वाबों में आ जाए। रानी चटकारा लेकर बोली। क्या मसला है तुम्हारे साथ? वो चिढ़ गई थी। मैंने ये बताना था कि मेरा मंगेतर मुझे तोहफे देता है, मैसेज करता है, लव यू कहता है। उसने अपना काला बटनों वाला मोबाइल प्यार से देखा। आपका ना कोई मंगेतर है ना दोस्त, किसी ने कभी मैसेज भी नहीं किया। उसका अंदाज हैरत से ज्यादा तासुब भरा था। हानिया ने वॉल्यूम आहिस्ता किया और गहरी सांस लेकर कहा, बस कर दो रानी, वो राजा बाजार का चाइना माल। वो राजा बाजार का चाइना माल, कच्ची सस्ती चूड़ियां और सस्ते चॉकलेट देकर वो मोटा भद्दा नाटा मंगेतर तुमसे दुगने तोहफे वसूल करता है, जिसके लिए तुम मुझसे उधार के नाम पर पैसे लेती हो। हानिया ने 2 मिनट में औकात याद करवा दी। बात जज्बे की है बाजी, मोहब्बत की है। मामे के बेटे की शादी
पर मेहंदी पर मेरे लिए गजरे भिजवाए थे और बस से उतरते वक्त मेरा हाथ पकड़ा था। हाय अल्लाह! रानी ने मजीद गौरवशानी से गुरेज करते हुए अपना चेहरा ढांप लिया। घटिया रोमांस, पेंडू क्लास, हानिया ने सर झटक कर कहा। हाय मेरी सोहनी बाजी, अगर कोई नहीं देखता ना तो खुद अपनी तरफ मुतवज्जा करो, रानी ने कोहनी मारकर शरारत से कहा। तुम बहुत भोली हो, इसीलिए सौतेली माँ हावी है तुम पर। उसकी दुखती रग पर हाथ रखा था। हानिया ने आंखें सुकेट कर देखा। देखो ना, ये बड़ी बाजी का रिश्तेदार कितना सोहना है। होना तो ये चाहिए था कि बाजी तुम्हारा ब्याह कराती इससे, पहला हक तुम्हारा है। और कंधे पर हाथ रखे मुखातिब थी। तुम खुद कोशिश करो, मैंने भी अपने चाचे के बेटे को यूं ही काबू किया है, वरना उसकी कपत्ती माँ कहाँ राजी थी। रानी की छोटी छोटी आंखों में काजल के साथ साथ मकारी भरी थी और लहजे में तजुर्बा बोल रहा था। हानिया ने गायब दिमागी से उसे देखा। हाँ ना, आजकल यही रिवाज है, इन्हें देखो जरा। उसने कंधा हिलाकर स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा किया, जहां हीरो हीरोइन जंगल में एक दरख्त के नीचे सुकड़े सिमटे एक दूसरे से जुड़कर बैठे थे। बारिश बरस रही थी। इनके माँ बाप भी नहीं मानते थे। रानी ने तेल में भीगा सर हिलाया। आखिर में राजी, खत्म शुद्ध। रानी, ये छिलके समेटो, हानिया ने बेजारी से कहा और टीवी ऑफ करके अंदिया दिया कि अब जाओ। रानी बड़बड़ करते छिलके समेटने लगी। बुरहान ने हानिया को पढ़ाना शुरू कर दिया था। उस दिन की डांट के बाद अब दोनों का आमना सामना हुआ था। बुरहान के चेहरे पर संजीदगी थी, पुरानी तलखी का शाइबा तक न था। हानिया ने दुपट्टे को कंधे पर फैलाया। जीन्स के साथ कुर्ती और दुपट्टा अपना आप अजीब लगा। लेकिन दिल क्या के खुद को यूं भी तब्दील करके देखे। अब बुरहान की आंखों में कौन सा तासुर होगा, मगर वहां लाताल्लुकी थी। हानिया कुन जहन थी या नालायक। बुरहान के पढ़ाने का अंदाज इतना अच्छा था कि वो जो मैट्रिक में 2 बार फेल होने के बाद खुद को नाकाम समझ बैठी थी, पूरी लगन से पढ़ने लगी। बुरहान को अंदाजा हुआ कि हानिया ज़हीन है, बस तवज्जो की मुतकाजी है। आप इम्तिहान की तैयारी करें, अंकल ने दाखिला भिजवा दिया है। बुरहान ने इंग्लिश की किताब खोलते हुए इतला दी, फिर नजरें उठाईं तो वो चुपके चुपके उसे देख रही थी। रानी की बातें याद आ रही थीं और बाजू पर सुलगता अनदेखा लम्स। वो खंकारा तो हड़बड़ाकर हिल हिल कर समरी याद करने लगी। हानिया की किसी से दोस्ती ना थी, कुछ तिनक मिजाजी, कुछ बेजा हसासियत। आस पड़ोस में कोई हम उम्र लड़की ना थी, रिश्तेदार दूर दराज शहरों में मुकीम। सारा टाइम तो नबीला के खिलाफ मंसूबे बनाती रहती। ले दे के रानी थी जो उसकी बुरी भली सह लेती। उसकी बातें तवज्जो से सुनती। वजह उसके माली मसाइल और चीजों का लालच। हानिया दयालु थी। पत्थर पर भी पानी पड़े ना तो उसमें सुराख हो जाता है। मीडिया, फैशन की दौड़, रानी की उकसाने वाली बातें। हानिया सोच में पड़ गई। 18 बरस की होने के बावजूद नबीला ने कभी उसकी शादी से मुतल्लिक फिक्र का इजहार ना किया था। बाप बेटी जाने वो किसी के इस्तफसार पर कहकर जान छुड़ा लेती। हाँ, अपनी भांजियों भतीजियों की शादी की फिक्र, रिश्तों की तलाश में पेश पेश रहती। फिक्रमंद, दुआगो और मुस्तरिब एक माँ की तरह। आधी रात को हानिया बेवक्त भूख से बेचैन होकर किचन में आ गई। उस दिन की झड़प के बाद नबीला ने फ्रिज लॉक करना छोड़ दिया था, तो अब मैदान साफ रहता। उसने फ्रिज में से बिरयानी निकाली, पेप्सी के टन निकाले। जब अकब में खंकारने की आवाज सुनी, उसने चौंक कर देखा तो बुरहान खड़ा था। उसने स्टॉलर को कंधों पर फैलाया और मुड़कर बुरहान की इस्तफामिया नजरों से देखा और मुड़कर बुरहान की तरफ इस्तफामिया नजरों से देखा। बुरहान ने अपनी मुस्कुराहट दबा ली। मोहतरमा को वार्निंग याद है। उसकी दुपट्टा फैलाने की हरकत पर सोच आई, ताहम संजीदगी से मुखातिब किया। बुखार है, अगर चाय मिल जाए। हानिया ने खामोशी से चाय बनाई, अलमारी से कुकीज निकालकर प्लेट में रखी और बुखार की गोली टेबल पर रखकर हल्के से टेबल बजाया। वो जो सर पकड़े आंखें मूंदे बैठा था, चौंक कर सीधा हुआ। उसने कप की तरफ इशारा किया, अपनी प्लेट उठाई और किचन से बाहर चली गई, किसी झोंके की तरह। बुरहान एक अनकहे पल में कैद हो गया था। सर दर्द की शिद्दत अब कम थी। हानिया का अपने लिए फिक्रमंद होना उसे अच्छा लगा था। खुदगर्ज और संगदिल है, नबीला की आवाज कानों में गूंजी। वो अपने दिल में कुछ अलग सा महसूस कर रहा था, नरम, गरम, मीठा सा। ताहम वो किसी के एतबार को ठेस नहीं पहुंचा सकता था, न हानिया के,
न नफीस अहमद के। सो खुद पर काबू पाने लगा। सोच बदली, नजर भी बदल गई। मोहब्बत, महबूब से शादी, एक जादुई दुनिया लगने लगी थी। हानिया बहाने बहाने से बुरहान को मुखातिब करती, पास से गुजरते हुए खामखा खंकार कर मुतवज्जा करती, ताहम ये ख्याल रखती कि आसपास नबीला ना मौजूद हों। सीढ़ियों से तेज तेज उतरते हुए जानबूझकर टकरा कर देखा, लेकिन वो सॉरी कहकर आगे बढ़ गया। बॉडीगार्ड फिल्म बार बार देखती, तेरी मेरी प्रेम कहानी मुसलसल उसके कमरे में गूंजता। उसे रानी मुसलसल उकसा रही थी, निचले तबके की रानी, जहां जहन वक्त से पहले बालिग हो जाते हैं। इखलाकी कयूद की परवाह किए बिना हानिया उसकी बातें सुनती रहती। वो कुल वक्ती मुलाजमा थी। नबीला ने रवायती माँ का किरदार कभी ना निभाया था, सो खुली छूट थी। सर, आपने कभी मोहब्बत की है? उर्दू गजल की तशरीह लिखते हुए उसने सवाल दागा। हाँ, हानिया के कान खड़े हो गए। किससे? अंदाज में तजस्सुस था। अपने वालदैन, कैरियर, दोस्त, फूफो से, बुरहान ने संजीदगी से कहा। मेरा मतलब है कि लड़का लड़की की मोहब्बत। उसने किताब बंद की और बेबाकी सी आंखों में आंखें डालकर बुरहान से कहा। बुरहान ने चौंक कर देखा। ब्लैक शेफोन के जदीद लिबास और खुले बालों में वो उसे बदली बदली महसूस हुई। एक लम्हा लगा और उसका तराशा पेकर चकनाचूर हो गया। बुरहान को खुद को देखते हानिया पूरी अदा से मुस्कुराई, लेकिन चेहरे पर सख्त तासुरात ने उसको हड़बड़ा जाने पर मजबूर कर दिया। मेरा मतलब है कि वो ये शायर, गजल, उसने किताब पर नजर डालते हुए बात बनानी चाहिए। आप खुद को पढ़ाई तक महदूद रखें और ये छिछोरी हरकतें छोड़ दें, उसने सर्द लहजे में कहा, गोया गाफिल हरगिज नहीं है। और ये फिल्मी अदाकाराओं की तरह अदाएं मत दिखाएं। आप पढ़ने आती हैं मुझसे। मजीद बेइज्जती। हानिया की बर्दाश्त भी यहीं तक थी। किताब पटक कर मेज पर रखी और धप धप कर अंदर चली गई। बुरहान ने भी बेजारी से किताब बंद कर दी। सामने कापी पर नजर पड़ी, जहां उसके नाम के साथ आमियाना शेर लिखे थे। दिल भी बना था। उफ! उसने बेजारी से अंदर की तरफ देखा और सफ़े फाड़ दिए। चंद दिन पहले के एहसासात अनका हो गए। छिछोरी। आप मुझे 2000 दो, मैं ताबीज ला दूंगी, ऐसा कारगर कि ये मुंडा आपके कदमों में होगा। हानिया ने अपनी बेइज्जती की रोदात सेंसर करके रानी को सुनाई। वो पुरजोश हो गई थी। मैं तो कहती हूँ, आप खुद मेरे साथ चलो, अपनी जुबान से हाले दिल सुनाओगी ना। बाबा जी ऐसा ताबीज देंगे कि मुंडा आपके कदमों में होगा। रानी ने हाथ पर हाथ मारकर ऐलान किया। हानिया मुतजब्जब थी। अब वो दोनों सर जोड़कर मंसूबाबंदी कर रही थीं, ये जाने बगैर कि दरवाजे की ओर में घियोला खड़ा है और हक तक उनकी मंसूबाबंदी सुन रहा है। फूफो, आप हानिया से लाताल्लुक क्यों रहती हैं? रानी मुलाजमा है, जब देखो उसके पास जाने कौन से किस्से चढ़े बैठी होती है। नबीला किचन में कबाब बना रही थी, जब बुरहान ने मौका जानकर आगाह करना चाहा। रहने तो बेटा, मैं तो महकूम हूँ, बेबस, कुछ नहीं बोल सकती बाप बेटी के सामने। याद नहीं उसकी वजह से मैं क्या कुछ सहती थी। अब भी इस फितनी का हुक्म चलता है घर में। नबीला के लहजे में बेबसी थी। बुरहान ने जांचती नजर डाली। पूरा घर नबीला के कंट्रोल में था। नफीस अहमद उनकी राय को अवलियत देते, हानिया तो कटी कटी रहती। कुछ ऊंच नीच हो गई तो आप पर ही नाम आएगा। कैसे समझाएं अपनी बात? अरे बहुत मक्कार है, बाप को उंगलियों पर नचाती है बदजुबान फूहड़। नबीला के लहजे में तनफुर था। अचानक उनकी नजर दरवाजे पर पड़ी तो हानिया धुआं धुआं चेहरा लिए खड़ी थी। वो गड़बड़ाई, फिर रुख मोड़कर अलमारियां खोलने बंद करने लगी। हानिया वापस जा चुकी थी, बिना कुछ कहे। हैरत हुई। फूफो, उसने गला खंकार कर असल बात बतानी चाहिए, लेकिन उसी वक्त इतलाई घंटी ने अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। अरे नफीस आ गए। यूं बात आई गई हो गई। पापा, मुझे सीजन की शॉपिंग करनी है, पैसे चाहिए। हानिया नाश्ते की टेबल पर बाप के कंधे से जुड़ी सरगोशियां कर रही थी। मुबादा नबीला को एतराज न कर दें। अपनी आंटी के साथ चली जाओ, नफीस अहमद ने मशवरा दिया। नहीं पापा, आंटी बहुत बिजी हैं, मैं रानी से कह दूंगी। उसने जल्दी से बात बनाई और पैसे लेकर मुट्ठी में दबा लिए और यूं चाय पीने लगी जैसे इससे बढ़कर कोई काम नहीं है। नबीला ने इतना अमन देखा तो हैरान रह गई, ताहम खामोश रही।
نہ انڈے کی زردی پر اعتراض، نہ چائے کی شکایت، نہ تیکھی نظریں۔ وہ کندھے اچکا کر خود بھی مصروف ہو گئیں۔ آنٹی، میں رانی کے ساتھ مارکیٹ تک جا رہی ہوں۔ اس نے جانے سے پہلے سرسری اطلاع دی تھی۔ نبیلہ مختلف سبزیاں کاٹ کر دھو رہی تھی۔ سارے کچن میں پھیلاوا تھا۔ راجو برتن دھو رہا تھا۔ نبیلہ نے سر ہلا دیا۔ برہان نے دوستوں کو ٹریٹ دی تھی تو وہ اسی میں بزی تھی۔ ڈشز کی لمبی فہرست تھی جو انہیں تیار کرنی تھی۔ عبایا اور نقاب سے خود کو ڈھانپے تنگ گلیوں میں دونوں بھاگ رہی تھی۔ باجی، جلدی جلدی قدم اٹھاؤ۔ توبہ، یہ بابا جی اتنی گندی سندی جگہ پر رہتے ہیں۔ اس نے ناگواری سے طراف کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ یہ اللہ والے اونچی کوٹھیوں میں نہیں رہتے، ان کا دل تو ہم جیسے سچے اور کھرے لوگوں میں لگتا ہے۔ رانی نے تیز تیز چلتے ہوئے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا۔ عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے گندے سندے مرد، میلے کچیلے بچے، اونچی نیچی گلیاں، ابلتی ہوئی نالیاں۔ ہانیہ کا جی متلانے لگا۔ گلی کے اختتام پر سیڑھیاں تھیں جو اوپر قبرستان کی طرف جا رہی تھیں۔ انہی سیڑھیوں کے اختتام پر ایک کھولی تھی جس پر آستانہ لکھا تھا۔ ہانیہ رانی کی معیت میں اندر داخل ہوئی۔ عجیب سی بسان نے استقبال کیا۔ اس کا جی چاہا کہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ جائے۔ یہ اللہ والے ہیں، اس نے رانی کے کان میں ناگواری سے کہا۔ نقاب بار بار پھسل رہا تھا۔ رانی نے اس کا ہاتھ دبایا، گویا خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ اس کا مدعا رانی نے بیان کیا۔ در و دیوار سے نحوست ٹپک رہی تھی۔ موٹے سے پیٹ اور الجھی داڑھی والے بابا آنکھیں بند کیے ہوں ہوں کرتے رہے اور پھر ایک تعویذ، کچھ کالے دھاگے اور دم کی ہوئی چینی دی۔ آخر میں ایک لکڑی کی چھڑی ہانیہ کے سر پر رکھ کر دم کیا۔ بدبداتے ہونٹ، ہلتا پیٹ، ہانیہ کو ہنسی آ رہی تھی تاہم روک کر بیٹھی رہی۔ آخر میں بابا جی نے زور سے اللہ کا وہ نعرہ لگایا کہ ہانیہ اچھل پڑی اور گرتی پڑتی باہر کی جانب بھاگی۔ باجی، پیسے تو دے کر جائیں، پیچھے سے ایک کالے پیلے لال آنکھوں والے چیلے نے آ کر کہا۔ ہانیہ نے مرے مرے ہاتھوں سے زپ کھولی اور ہزار ہزار کے 3 نوٹ اس کے ہاتھ پہ پٹکے۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ رانی بھی اس کے تیور دیکھ کر خاموش تھی۔ مطلوبہ گوہر مقصود شاپر میں بند ہانیہ کے پرس میں تھا۔ راستے میں رک کر دونوں نے چاٹ کھائی، گول گپے کھائے، کولڈ ڈرنک سے غصہ اور پیاس دونوں بجھائی، پھر سوٹ خریدنے قریبی دکان میں گھس گئیں۔ بس باجی، حوصلہ کرو، ہمت پکڑو اور بابا جی کی ہر بات پر عمل کرنا، منڈا خود اظہار محبت کرے گا۔ ہانیہ تعویذ تو لے آئی تھی، اب متذبذب سی کھڑی تھی، جبکہ رانی اپنا پھسلتا دوپٹہ بار بار سر پر جما کر ہمت دلا رہی تھی۔ ساری زندگی ادھر ہی سڑتی رہو گی، بے مروت، بے مہر لہجہ، اگر میری بات پر عمل نہ کیا۔ ہانیہ نے چونک کر اسے دیکھا اور ایک عزم سے تعویذ کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا۔ اچھا باجی، اب میں چلتی ہوں، گاؤں جانا بھی ضروری ہے۔ وہ چادر اوڑھے کھڑی تھی۔ ہانیہ نے کچھ نوٹ اس کے ہاتھ میں تھمائے، وہ اجازت لے کر چلی گئی اور کمرے میں آ کر ہانیہ اپنا اگلا لائحہ عمل سوچنے لگی۔ پیپرز نزدیک تھے، برہان کی توجہ عروج پر تھی، ہانیہ بھی پڑھائی پر دھیان دے رہی تھی، لیکن کالے شوپر میں رکھی چینی اور تعویذ دھیان میں بار بار آتے۔ آر یا پار، اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ یہ کیا ہے؟ برہان نے انگلش کی بک میں سے تہہ شدہ کاغذ نکالا۔ ہانیہ نے سر جھکا لیا، پکڑی گئی۔ پھپھو کو دوں یا آپ کے والد کو؟ اس نے چٹکی سے تعویذ پکڑ رکھا تھا۔ اور یہ پیر بابا کی دم کی ہوئی چینی، محبوب آپ کے قدموں میں۔ آپ، اس نے تنزن کہتے ہوئے بڑھیا اس کی سمت بڑھائی۔ ان تک کیسے پہنچی یہ چیزیں؟ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بیڑا گرک ہو رانی کا، پہلا خیال اس کی طرف گیا۔ رانی بے قصور ہے ہانیہ، اس نے گویا سوچ پڑ لی تھی۔ نہیں، میں تو وہ، ہانیہ نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا اور پھر شرمندگی سے نیچے کر لیا۔ میں نے تمہیں اس پیر کے آستانے سے نکلتے دیکھا تھا۔ برہان نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ واہ، راجو کی تیزیاں۔ برہان نے راجو کو غائبانہ داد دی۔ ہانیہ کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اور یہ میرے موکل نے چیزیں مجھے لا دی۔ وہ گہری نظروں سے ہانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اوہ، ہانیہ کو یاد آیا، کل ٹیوب لائٹ ٹھیک کرنے کے بہانے راجو اس کی غیر موجودگی میں اس کے بیڈ روم میں گیا تھا، اس لیے راجو کل سے غائب ہے۔ اس نے خفگی سے برہان کو دیکھا۔ وہ، میں، آپ آنٹی کو مت بتائیے گا پلیز، اس نے لجاجت سے کہا۔ آپ مجھے پسند ہیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے
آپ متوجہ نہیں ہو رہے تھے۔ سو رانی نے مشورہ دیا کہ دل کی بات کبھی دل میں نہ رکھی تھی، سب کہہ کر یوں دیکھنے لگی جیسے ایک بوجھ تھا اتار پھینکا ہو۔ برہان اس اظہار محبت پر افسوس بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ہانیہ حیرت زدہ تھی۔ یہ متاثر کیوں نہیں ہوئے؟ اپنی عمر دیکھو پھپھو اور انکل کا، مجھ پر بھروسہ دیکھو۔ اب وہ کتاب میز پر رکھ کر سمجھانے والے انداز میں کہہ رہا تھا، میرے کیریئر میں اگلے 5 سال تک شادی نہیں ہے، اور تم جیسی لڑکی سے تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ہانیہ نے تڑپ کر سر اٹھایا، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں اور چہرہ شرمندگی اور ذلت کے احساس سے سرخ۔ تم لاپرواہ، بدزبان، خود غرض ہو۔ اگر خوبصورتی دیکھ کر شادی کر بھی لوں تو بھی میرے گھر میں تمہاری گنجائش نہیں ہے۔ پھپھو کی وجہ سے ہم سب تم سے برگشتہ رہتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ سر اٹھا کر زندگی گزاری ہے۔ بیوی ایسی ہو جس کے ساتھ میں سر اٹھا کر جیوں۔ برہان کا بے رحم لہجہ، دو ٹوک انداز، وہ اس کا تجزیہ کر رہا تھا یا اپنی سوچ واضح کر رہا تھا؟ آنسوؤں کی دھند میں کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ میں وارن کر رہا ہوں، ایسا سوچنا بھی نہیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تھی۔ وہ کب گیا اسے علم نہ ہو سکا۔ اس کا اپنا دماغ آندھی کی زد میں تھا۔ وہ اپنے ٹھکرائے جانے کی اذیت میں آنسو بہا رہی تھی۔ لاپرواہ، بدزبان، خود غرض، اس میں اتنی خامیاں تھیں، وہ لا علم تھی۔ اس نے کتابیں سمیٹیں، خط پھاڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا، تعویذ پانی میں بہا دیا اور چینی سنک میں پھینک دی۔ نفیس احمد حسب دستور اپنے کاروباری دورے پر گئے ہوئے تھے۔ 2 دن گھر میں خاموشی رہی، پھر علم ہوا برہان واپس اپنے شہر چلا گیا ہے۔ معلوم نہیں برہان نے نبیلہ کو کیا عذر پیش کیے تھے کہ وہ اس سے رکنے پر بھی اصرار نہ کر سکیں۔ گھر میں خاموشی بکل مار کر براجمان تھی۔ نفیس احمد کی واپسی بھی خاموشی ختم نہ کر سکی۔ ہانیہ کتابیں کھول کھول کر خالی نظروں سے صفحے دیکھتی رہتی۔ بیٹا کوئی مشکل ہے تو اکیڈمی جوائن کر لو۔ پاپا کتابوں میں سر دیے دیکھتے تو پیار سے کہتے، وہ نفی میں سر ہلا کر سامنے سے ہٹ جاتی۔ رانی کی اب تک واپسی نہ ہوئی تھی، اس کا ہر شے سے جی اچاڑ تھا۔ ایک رات وہ پانی پینے اٹھی تو کچن میں نبیلہ سر پکڑے کھڑی کراہ رہی تھی۔ پہلے تو نظر انداز کرنے کا سوچا، پھر پوچھ ہی لیا، کیا ہوا آنٹی، طبیعت خراب ہے کیا؟ نظر نہیں آ رہا، سر میں درد ہے، نبیلہ نے کاٹ کھانے کے انداز میں کہا۔ حسب معمول الفاظ سے زیادہ لہجہ برا تھا۔ اس نے کندھے اچکائے اور بے نیازی سے مڑ گئی۔ اپنی بیٹی ہوتی تو؟ عقب سے آزردہ لہجہ سنائی دیا۔ وہ مڑی اور رسانیے سے بولی، اگر آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو آپ کبھی بھی اس لہجے میں بات نہ کرتی۔ دونوں ایک دوسرے کو چند ثانیے دیکھتی رہیں گلہ آمیز نظروں سے۔ نبیلہ کی آنکھوں میں پانی چمکا۔ ہانیہ نے اپنے لب کاٹے، چند پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ ہانیہ نے چولہا جلا کر چائے کا پانی رکھ دیا۔ اگر آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو آپ اس کی خامیوں کی تشہیر نہ کرتی۔ پانی کو جوش آ رہا تھا۔ اس نے چینی پتی ڈال دی۔ نبیلہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اگر واقعی اللہ آپ کو بیٹی دیتا نا تو آپ اس کی تربیت کرتی، مار سے، پیار سے، لیکن اس سے مقابلہ نہ باندھ لیتی۔ اس نے دودھ ڈالا، چائے کو دم لگایا، کپ میں ڈال کر نبیلہ کے سامنے رکھ دیا اور چپ چاپ کچن سے باہر نکل آئی، بہت سے سوالات چھوڑ کر، بہت سے دبے گلے شکوے، اپنی ذات کی خامیاں۔ نبیلہ کی لاپرواہی، چائے سے بننے والی بھاپ میں مدغم ہو رہے تھے، ماضی کے منظر زندہ ہو رہے تھے۔ نبیلہ نے ہمیشہ خود کو گھر والوں کے لیے وقف کیے رکھا۔ بھائی چھوٹے تھے تو وہ خود کو بیٹا تصور کرتی، ماں باپ کو بھی بجا طور پر اس پر فخر تھا۔ گھر والوں کے لیے خوشیاں اکٹھی کرتے کرتے کب بالوں میں چاندی اتری، خبر ہی نہ ہو سکی۔ وہ اپنے بھانجے بھانجیوں کی شادی، وہ اپنے بھانجے بھانجیوں کی پسندیدہ خالہ تھی، لیکن برہان اور اس میں جو پیار تھا اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکتا۔ وہ اس کا لاڈلا آنکھ کا تارا بھتیجا تھا، دونوں میں بہت دوستی تھی۔ جب نفیس احمد کا رشتہ آیا تو برہان بہت رویا۔ پھپھو انکار کر دیں، وہ پاؤں پٹک پٹک کر کہتا۔ 13-14 برس کا کمسن لڑکا بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ نبیلہ اس کے آنسوؤں کے ہاتھوں پگھل جاتی، جہاں دیدہ والدین نے بیٹے کے اچھے مستقبل کی خاطر اسے بیاہ دیا۔ جہاں دیدہ والدین نے بیٹی کے اچھے مستقبل کی خاطر اسے بیاہ دیا۔ نفیس احمد واقعی نفیس طبع تھے۔
پہلی بیوی کی وفات کے بعد 10 سالہ بیٹی کے ساتھ زندگی گزارنا دشوار ہو رہا تھا۔ کاروباری دورے، بچی کی ذمہ داری، بھرا پورا گھر۔ کسی مہربان نے نکاح ثانی کا مشورہ دیا۔ نظر انتخاب گورنمنٹ ٹیچر نبیلہ فردوس پر جا ٹھہری۔ مجھے اور میری بیٹی کو مہربان عورت چاہیے۔ وہ جاب نہیں کریں گی۔ میرے گھر میں کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ دو ٹوک انداز میں انہوں نے اپنا موقف واضح کیا۔ گھر والوں نے بھی ہر طرح سے مطمئن ہو کر رضامندی کا عندیہ دے دیا۔ نبیلہ کی تو پہلی شادی تھی، دیر سے تھی تو کیا ہوا، سب نے اپنے ارمان نکالے اور خوب نکالے۔ بارات پر وہ صاف رنگت اور سنہری بالوں والی بچی سب کی توجہ کا مرکز تھی، جو سرخ میکسی میں نخرے سے باپ کے بازو سے جڑ کر بیٹھی تھی اور بیزار لگ رہی تھی، جیسے اسے کچھ بھی پسند نہ ہو۔ نبیلہ کی بیٹی، کچھ خواتین کے طنزیہ جملے دلہن کے کانوں میں بھی پڑے تو جی مکدر ہو گیا۔ برہان بارات میں کہیں نہیں تھا۔ وہ ابا میاں کی اسٹڈی میں اداس بیٹھا تھا۔ نبیلہ دیر تک منتظر رہی۔ نفیس احمد بہت دیر سے آئے، کچھ نادم، کچھ شرمندہ، اور اگلے گھنٹے تک نبیلہ ہانیہ نامہ سنتی رہی، کوفت اور بیزاری سے۔ امید ہے آپ ہمارے گھر میں خوش آئند اضافہ ثابت ہوں گی، انگوٹھی پہناتے ہوئے انہوں نے کہا، اور نبیلہ نے سر تسلیم خم کر لیا۔ ولیمے کی تقریب میں وہ مغرور سی لڑکی مسلسل باپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی رہی۔ نبیلہ کے گھر والوں کی آنکھوں میں واضح ناپسندیدگی تھی۔ تمہیں معلوم ہے، میری آپا بہن نے مجھے بہت سی لڑکیوں کی تصویریں دکھائیں۔ تمہیں ہانیہ نے پسند کیا ہے۔ ولیمے کی اگلی صبح ناشتے کی میز پر نفیس احمد نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ کچھ سسرالی عزیز بھی موجود تھے۔ خوشگوار ماحول بنا ہوا تھا۔ نبیلہ نے خوشکن حیرت سے ہانیہ کو دیکھا، جو مگن سی ناشتہ کر رہی تھی۔ کیونکہ یہ آنٹی موٹی ہیں اور پاپا کو موٹی لڑکیاں نہیں پسند، ہانیہ نے اچانک سر اٹھا کر کہا۔ سب ہنس پڑے اور نبیلہ پر گھڑوں پانی پڑ گیا تھا۔ نبیلہ اپنے گھر کی بڑی بیٹی تھی، سینئر گورنمنٹ ٹیچر، معتبر اور قابل بھروسہ۔ اب اس چھٹکی کے آگے سرنگوں ہونا عجیب سا لگ رہا تھا۔ نفیس احمد اچھے تھے، بہت اچھے، لیکن وہ پہلے باپ تھے، پھر شوہر۔ ہانیہ کی بات ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتی۔ دونوں باپ بیٹی حسن پرست تھے اور صاف گو بھی۔ نبیلہ خود کو ان کے مزاج میں ڈھالنے کے لیے ہلکان ہونے لگی۔ اس نے طویل عرصے محکمے میں حکومت کی تھی، اب حاکمیت سے محکومیت تک کا سفر دشوار تھا، لیکن طے تو کرنا تھا نا۔ بکھرے معاملات دنوں میں سمیٹ دیے، شوہر مطمئن، لیکن ہانیہ ہمیشہ درد سر بنی رہی، اپنی صاف گوئی سے، تنک مزاجی اور نخریلی طبیعت سے، نالائکی اور ڈھٹائی سے۔ اس کی وجہ سے نفیس احمد اور ان میں رنجش رہنے لگی۔ نبیلہ کو یاد تھا، مکلاوے پر سب ان کو پروٹوکول دے رہے تھے۔ منہ دکھائی میں کیا ملا؟ بہنوں نے پوچھا۔ پلی پلائی بیٹی اور میاں صاحب کا لیکچر، انہوں نے منہ بنا کر کہا اور ساری روداد ماں بہنوں کو سنائی۔ قدرتی بات تھی، سب کو افسوس ہوا، غصہ آیا۔ جب نبیلہ میں کے آتی، کوئی نہ کوئی رنجش، گلہ، شکایت پلو سے باندھ کر لاتی۔ ابا میاں نے ایک بار کہا تھا، نبیلہ فردوس تمہارے انڈر 50-60 طالبات تھیں، بہن، بھائی، بھانجے، بھانجیاں، سب کے دل تمہاری مٹھی میں تھے۔ یہ تو 9-10 برس کی بچی ہے، محبت سے سب ممکن ہے۔ اب نبیلہ کیا کہتی کہ وہ بچی تند مزاج، ساس اور مکار جٹھانی کا کردار ادا کرتی ہے۔ اس چھٹکی نے پورے سسرال کی کمی پوری کر دی تھی۔ نبیلہ کی یادوں میں وہ تکلیف دہ دن ابھی بھی موجود تھا۔ آنٹی، زوہا کی برتھ ڈے ہے آج، آپ مجھے چھوڑ آئیں۔ ہانیہ پنک فراک میں ہاتھ میں گفٹ تھامے کھڑی تھی، لہجہ بے رخی لیے ہوئے تھا، تاہم نفیس احمد کی ہدایت تھی، اکیلے کہیں نہیں جانا۔ نبیلہ کو کچھ دیر پہلے فون آیا تھا کہ اماں جی باتھ روم میں سلپ ہو گئی ہیں۔ وہ جلدی جلدی چیزیں سمیٹ کر گھر سے نکلنے والی تھی۔ نہیں بیٹا، تمہاری نانو گر گئی ہیں، تم زوہا سے معذرت کر لو۔ نو، نیور، آپ جائیں، میں تو پارٹی میں جاؤں گی، اس نے ہٹ ڈرمی سے کہا۔ نبیلہ کی برداشت جواب دے گئی تھی، انہوں نے ہانیہ کو سالگرہ پر جانے نہ دیا، نفیس احمد کو فون کر کے جانے کا بتایا اور کام والی خالہ کو ہانیہ کے پاس چھوڑ کر چلی گئیں۔ واپسی پر ایک طوفان ان کا منتظر تھا۔ نفیس احمد نبیلہ پر خوب برسے۔ نبیلہ نے بیگ اٹھایا اور دہلیز پار کر گئیں، دل میں مستحکم ارادہ باندھے کہ اب واپس نہ آؤں گی۔
पहली बार सबको नबीला की ज़हनी और जज्बाती अजियत का एहसास हुआ था। बुरहान को इस अनजानी लड़की से सख्त नफरत महसूस होती थी जो उसकी प्यारी फूफो को रुलाने का सबब बनी थी। सिर्फ अब्बा मियाँ खामोश थे। वो नफीस अहमद से खुद जाकर मिले, अपनी बीवी का तज़किरा किया, बीमारी का, परेशानी का, नबीला की जज्बातियत और जल्दबाजी पर शर्मसारी का इजहार किया। नफीस अहमद भी अपनी जल्दबाजी पर शर्मिंदा थे। यकीनन अच्छे इंसान थे जो बुजुर्ग शख्स की इज्जत का ख्याल रखा और आने का अंदिया दे दिया। नबीला को इन 10 दिनों में मेके में अपनी हैसियत का अंदाजा हो चुका था। दबी दबाई भाभियां अब रवायती रंग में थीं, तंजिया अंदाज, कुछ आंखों में तज़हीक। वो दिल में बुग़्ज़ और गिले लिए वापिस आ गईं। घर के अंदर की बातें हमारी लापरवाही से बाहर निकलती हैं। लोग तो तमाशे के मुंतज़िर होते हैं। नबीला ने ये नसीहत गिरा से बांध ली थी। अब जब वो घर में दाखिल हुई तो माँ बाप की नसीहतों के साथ साथ बहनों की हदायत भी शामिल थी। हानिया से नॉर्मल अंदाज में बात करके खाना तैयार करने किचन में चली गई। आइंदा मुझे तुम्हारी कोई शिकायत ना मिले। उसने अकब में नफीस अहमद की आवाज़ सुनी जो बेटी को तंबीह कर रहे थे। नबीला अब बदली हुई औरत थी। हानिया को बाप की गैर मौजूदगी में खुली छूट देती। कोई रोक टोक या नसीहत नहीं, न पढ़ाई की फिक्र। बाप के सामने गलतियां नामहसूस तरीके से गिनवाती, धीमे फिक्रमंद लहजे में अपनी भांजियों की तारीफ करती। हानिया लड़कपन से नौजवानी की तरफ जा रही थी। नबीला लाताल्लुक रहती, बस हर दम अपनी औलाद के लिए दुआ, दम, वजीफे, इलाज करवाती रहती। मालूम नहीं बंदिश कहाँ थी। दोनों में जो फासले थे वो पाटने की कोशिश किसी ने ना की थी। 5 बरसों में उन्होंने नफीस अहमद का एतमाद जीत लिया था। अब घर में उनका कंट्रोल था। सब उनके गुण गाते थे। वो हाकमियत पसंद थी, हुकूमत करना पसंद था। इस अरसे में गोरी, तीखे नकुश वाली हानिया बदजुबान, झगड़ालू और नालायक लड़की के रूप में सामने आई थी जो सौतेली माँ के सब्र को आजमाती, जुबान चलाती, गुस्ताख। नबीला उसकी बदतमीजियां नरम मुस्कुराहट के साथ बर्दाश्त करती और उसके चचा और फूफो को एक की 10 लगाती। पापा, ट्रिप पर जाना है, प्लीज। मैट्रिक की तालबात मरी जा रही थी। तुम्हारी मामा को नहीं पसंद, वो परेशान होंगी, नफीस अहमद ने प्यार से समझाया। नबीला ने पीछे रहकर उसे जाने ना दिया। हानिया ने उसका नया सूट जलाकर बदला लिया था। मैट्रिक का रिजल्ट खराब आया तो नबीला ने साफ कहा कि टीवी देखती रहती है, किताबें खोलकर नहीं देखी। बार बार फेल होकर हानिया घर में बैठी मन की सोचों का शिकार होती रहती। इन्हीं दिनों काम वाली खाला अपने रिश्ते की भांजी को लेकर आई। रानी हानिया से 2-3 बरस बड़ी एक शौक और चंचल लड़की थी। कुछ अरसे में वो घर का माहौल भी समझ गई और घर वालों का मिजाज भी। जज्बाती, मुंहफट, सौतेली माँ से नाला हानिया और ठंडे मिजाज की मकार नबीला। उसने छोटी उम्र से लोगों को समझना सीख लिया था, उनके रवैये, जज्बात और अपना फायदा हासिल करना। अब उसका हदफ हानिया थी, बेवकूफ और कम उम्र हानिया। हम औरतें तंगदिल होती हैं, कमजोर और हासिद भी। जब नफीस अहमद का रिश्ता आया तो वो भी सबके साथ बहुत खुश थी, लेकिन जब एक बेटी का इल्म हुआ तो वो आसान गिरा। छोटी बच्ची है, प्यार से बहल जाएगी, वालिदैन ने मुस्बत राह दिखाई। नबीला फिरदौस, जिन्होंने 10 साल गवर्नमेंट जॉब की थी, मेके में बड़ी बेटी की हैसियत से हुकूमत, उस छोटी सी लड़की को अपना हरीफ बल्कि रकीब समझ बैठी। इसकी एक वजह तो ये थी कि हानिया अपनी मरहूमा माँ का अक्स थी। वो नफीस अहमद की पसंद थी। अक्सर उसकी तारीफ करते तो नबीला को यूं गुमान होता जैसे उनकी सांवली रंगत पर चोट कर रहे हैं। हमेशा तारीफ समेटने वाली नबीला की जात रद्द होने लगी उनकी अपनी दानस्त में, और मुकाबले पर वो नन्ही लड़की थी जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार और नफ्सियाती जज्बाती टूट फूट से दो चार थी। उन्होंने उससे मुकाबला बांध लिया। अरसा दराज हुकूमत की थी, लोगों की परख का शऊर था, लेकिन वो खुद किस कदर तंग ज़हन और तंग दिल थी, आज इल्म हुआ। रानी मुलाजमा थी, घर घर काम करने वाली अनपढ़ लड़की। उसने आते ही सबका एतमाद जीत लिया था। हानिया के काम करती, नाराज उन्हें भी ना करती, नफीस अहमद को भी शिकायत का मौका न देती। और वह खुद क्या थी, बज़ाहिर नफीस, बुर्दबार, बाइखलाक नबीला अब अपने आप से नजरें मिलाने से भी कासिर थी। बुरहान खामोशी से कमरे में लेटा था। 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आया था, लेकिन ध्यान वहीं रह गया था। शायद मैंने ज्यादा ही कह दिया,
तसव्वुर में आंसुओं से लबरेज चेहरा आ रहा था। उसने हानिया को हमेशा नबीला फूफो की जुबानी परखा था। बदजुबान, गुस्ताख लड़की, मजबूर, मजलूम नबीला फूफो। लेकिन हालात देखे, समझे तो कुछ और नजर आया। पूरा घर फूफो के कंट्रोल में था, हर चीज उनके तसर्रुफ में थी, माँ सवाए हानिया के। जल्दी रूठ जाने वाली लड़की जो अपना नजरअंदाज होना कतन बर्दाश्त न कर सकती थी, जो फूफो की खामोश चालाकियां ना समझ सकती थी। उसकी गलती इतनी बड़ी न होती जितनी फूफो अंकल के सामने चढ़ा चढ़ा कर पेश करती। वो उठकर बैठ गया। बेटा, तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? तबस्सुम भाभी के हाथ में सूप का प्याला था। चुप चुप क्यों हो तुम? उन्होंने प्यार से पेशानी पर बिखरे बाल समेटे। फिर उठकर पर्दा हटाया तो सुनहरी धूप की किरणें कमरे में बिखर गईं और तारीकी और घुटन जैसे अंका हो गई। मैं तुम्हारी माँ ही नहीं, हम मिजाज दोस्त भी हूँ। माँ समझ गई थी कि दिल में कोई उलझन है जिसका सिरा नबीला के घर से मिलता है। क्योंकि वो फूफो की कॉल अटेंड नहीं कर रहा था, वो गहरी सांस लेकर सामने देखने लगा। अम्मी, आपको हानिया याद है? कैसी लगती है वो आपको? बिन माँ की बच्ची है, तवज्जो की तलबगार। नबीला ने ख्वामख्वाह का मुकाबला बांध रखा है। साफ गो और दो टोक बात करने वाली भाभी से नबीला की कभी न बनी थी। उन्होंने 2 जुमलों में उसकी उलझन को सुलझन में बदल दिया। बुरहान ने माँ सवाए तावीज वाली बात के बाकी सब अहवाल कह दिया। मुझे भी कई जगह फूफो का रवैया नामुनासिब लगा, लेकिन खामोश रहा। तुम्हें हानिया कैसी लगी? माँ गौर से चेहरा पढ़ रही थी। कभी गुस्ताख, बदतमीज, कभी हसास, मासूम बच्ची। वो खोया खोया सा था। तुम उसे पसंद करते हो? क्या हानिया से तुम्हें? माँ ने दानिशा बात अधूरी छोड़ी और उसके तासुरात पढ़ने चाहे। शायद नहीं, या अभी नहीं। वो उलझ सा गया और सर झुका लिया। ध्यान में वो गुलाबी शाम जैसी लड़की आ गई। तुम जो भी फैसला करोगे, माँ को हमराह पाओगे। अम्मी ने हाथ थपथपाकर तामुन का यकीन दिलाया। धूप की किरणें सामने पेंटिंग पर ठहर रही थीं, जहां सुनहरे बालों वाली लड़की समंदर के किनारे बैठी थी, उदास और किसी की मुंतजिर। बाज़-औक़ात हम कभी नहीं बदलते। हालात, वाक़ियात, हादसात बेअसर होते हैं। कभी हम एक पल में बदल जाते हैं, किसी के एक बोल से, किसी की एक नज़र से। नबीला के साथ भी ऐसा हुआ था। वो तो खुद को मेहरबान, हमदर्द और कामयाब समझती थी। क्या मेरी अपनी बेटी होती तो मैं उसकी खामियों की यूं तशहीर करती? मैं हमेशा विक्ट्री स्टैंड पर खड़ी रहना चाहती थी। मुझे हानिया अपनी हरीफ लगती थी। वो छोटी सी लड़की। नफीस अहमद ने मुझे मान दिया। एतबार, इज्जत, और मैं क्या करती रही? कमरे की तन्हाई सोगवार थी और उनके आंसू गिरते देख रही थी। हानिया संजीदा हो गई थी। रानी ने चेहरा पढ़ने की कोशिश की, बहाने बहाने से कुरेदने की कोशिश की, लेकिन हानिया के तेवर देखकर खामोश हो गई। हानिया अधूरी पढ़ाई मुकम्मल कर रही थी। कानों में बार बुरहान के जुमले गूंजते। वो सर झटक कर पढ़ने लगती। नबीला को जिज करना तो माजी की बात थी। हाँ, पापा की मोहब्बत रोज़े अव्वल की तरह थी, शफाफ और मुकम्मल। नबीला आंटी ने घर को घर बना दिया है। एक औरत का वजूद कितना ज़रूरी है जिंदगी मुकम्मल करने के लिए। और मैं रोज़े अव्वल से बैर बांध कर बैठी थी। हाँ, कुछ कसूर मेरा भी है, उसने सच्चे दिल से एतराफ़ किया। अब ना तो नबीला कोई मुतनाज़ा मौजू छेड़ती, न हानिया चीखो पुकार करती। इम्तिहानात शुरू हुए तो नबीला खामोशी से उसको गर्म दूध ला कर देती, रात को चीजें सेट कर देती, बादाम का शरबत बनाती। दोनों खामोश रहती, लेकिन एक दूसरे की ममनून। नबीला दुआएं पढ़ पढ़ कर फूंकती, एक माँ की तरह। दिन रात की मेहनत रंग लाई और हानिया ने अच्छे नंबरों से मैट्रिक पास कर लिया। वो रिजल्ट की खुशखबरी लिए पुरजोश थी। नफीस अहमद की मुंतजिर थी। किसी अपने के साथ खुशी शेयर करने का लुत्फ ही कुछ और होता है। खुशी दुगनी और गम हल्का हो जाता है। नबीला किचन में मसाला भूनते हुए उसका चेहरा देख रही थी, फिर चूल्हा बंद करके आहिस्ता कदमों से टीवी लाउंज में आई। क्या बात है हानिया बेटा? उन्हें खुद भी अपना लहजा अजनबी लगा था। वो वो हिचकिचा रही थी। मैं मैट्रिक में पास हो गई हूँ आंटी, ए ग्रेड है मेरा। नबीला ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। मुबारक हो बेटा। नबीला ने एक मीठा बोसा उसकी पेशानी पर जब्त किया था। हानिया एक लम्हे को रुक सी गई।
اس نے سر اٹھا کر نبیلہ کا چہرہ دیکھا۔ نمکین آنسوؤں کی دھن میں وہ ایک دم نبیلہ کے سینے سے لگ گئی اور دھواں دار رونے لگی۔ نبیلہ بھی رو رہی تھی۔ ساری نفرتیں، عداوتیں، گلے اس کے آنسوؤں میں بہہ رہے تھے۔ رانی اندر آئی تو ششدر رہ گئی۔ کیا ہوا باجی؟ خیر تو ہے نا؟ جاؤ راجو سے کہو مٹھائی لائے، میری بیٹی امتحان میں کامیاب ہوئی ہے۔ ایک نم مسکراہٹ کے ساتھ نبیلہ نے رانی کو مخاطب کیا تھا۔ عجیب سرپھرے لوگ ہیں، خوشی کے موقع پر رو رو کے بے حال ہو رہے ہیں۔ رانی نے بدمزگی سے خود کلامی کی۔ ہانیہ کی کامیابی کو نبیلہ نے سیلیبریٹ کیا، ایک تقریب کا اہتمام کیا، تحائف دیے۔ ہانیہ نے بھی نبیلہ کی محبت کا اعتراف کیا۔ اس کی طبیعت کی تلخی، تنک مزاجی عنقا تھی۔ اس کی جذباتی تشنگی کو نبیلہ نے اپنی ممتا سے سیراب کیا تھا اور خود بھی تشنا نہ رہی تھیں۔ کالج میں ایڈمیشن، مضامین کا انتخاب، نبیلہ کا تدریسی تجربہ کام آ رہا تھا۔ رویے ہماری بدلتی کیفیات کے غماز ہوتے ہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے سے کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑی۔ وقت دھیمے قدموں سے گزر رہا تھا۔ ہانیہ کا BSc مکمل ہے، اس کی شادی کی مناسب عمر ہے، نفیس احمد نے رات کو نبیلہ سے کہا۔ ہاں مگر ہانیہ مزید پڑھنے کا ارادہ رکھتی ہے، نبیلہ کمبل پھیلا کر خود پر لے رہی تھی۔ برہان کیا کر رہا ہے آج کل؟ سرسری لہجے میں دریافت کیا۔ ماشاءاللہ سے اچھی پوسٹ پر ہے، اس کے لیے بھابھی لڑکیاں دیکھ رہی ہیں۔ نبیلہ کے لہجے میں فخر اور پیار تھا۔ کبھی کھانے پر بلاؤ اسے، عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ نفیس احمد نے کچھ سوچتے ہوئے تجویز دی۔ بلاتی ہوں کسی دن۔ نبیلہ ان کے دل کی بات سمجھ گئی تھی۔ پہلی فرصت میں تبسم بھابھی کو فون کیا تھا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ خاموش ہو گئیں، پھر ہلکے سے توقف سے بولی۔ دیکھیے نبیلہ آپی، بچوں کے رشتوں میں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ برہان کی جاب، فیملی بیک گراؤنڈ مجھے مجبور کر رہے ہیں میں خود سے رائے نہ دوں۔ ہانیہ کیسی ہے آپ بہتر جانتی ہوں گی، اس نے آپ کو بہت تنگ کیے رکھا۔ ہلکا سا طنزیہ لہجہ۔ نبیلہ شرمندہ ہو گئی۔ آپ کی بیٹی ہوتی تو کیا آپ اس کی خامیوں کی تشہیر کرتی؟ مدھم لہجہ کانوں میں گونجا تھا۔ انہوں نے فون بند کر دیا، مزید کچھ کہے بغیر۔ جہاں بہتر ہوگا وہیں ہانیہ کا نصیب ہوگا، انہوں نے ماں بن کر سوچا۔ ویکینڈ پر اچانک بھائی، تبسم بھابھی اور برہان ساتھ آ گئے۔ ایک دوست کی شادی ہے، سوچا آپ سے بھی ملاقات ہو جائے۔ نبیلہ اور نفیس احمد نے پرجوش خیر مقدم کیا۔ ہانیہ ایک بار سلام کر کے دوبارہ سامنے نہ آئی تھی، لیکن اسے ابھی تک شرمندگی تھی اور اپنی اہانت کا احساس بھی۔ ایک گھر میں کب تک چھپا جا سکتا تھا؟ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے نبیلہ کے ساتھ مصروف نظر آتی، کم گو، باادب، حساس، سب کا خیال رکھتی۔ ہانیہ ماضی کی گستاخ، ہٹ درم، بد زبان لڑکی سے یکسر مختلف۔ بھابھی کی گہری نظریں ماحول کا جائزہ لے رہی تھیں۔ سب کچھ بہت بدل گیا ہے، مگر کیسے؟ رات کو چائے پیتے ہوئے انہوں نے دریافت کیا۔ بس ہم دونوں نے اپنا اپنا مقام پہچان لیا، خصوصاً میں نے۔ بڑوں کو دل بڑے رکھنے پڑتے ہیں، تبھی گھر بنتے ہیں اور رشتے جڑتے ہیں۔ نبیلہ نے رسانیت سے جواب دیا۔ جانے سے پہلے انہوں نے ہانیہ کو پیار کیا اور رشتے کی بات ڈال دی۔ نفیس احمد کی دعا لبوں پر آنے سے پہلے قبول ہو گئی تھی، لیکن نبیلہ نے ہانیہ کے چہرے پر پھیلا اضطراب دیکھا تو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی رائے لینے کو مقدم جانا۔ ٹیرس کے پاس سجے گملے اور وائٹ کرسیوں پر بیٹھ کر چائے پینا ہانیہ کا معمول کا کام تھا۔ اب بھی وہ ویسی ہی تھی، لیکن آنکھوں میں اداسی اور گومگو کی کیفیت تھی۔ برہان کا جی چاہا وہ جائے، اس کی آواز سنے، مگر بنا کچھ کہے پلٹ گیا۔ رات کو ہانیہ نبیلہ کے پاس آئی۔ گزرے سالوں میں وہ باپ سے زیادہ نبیلہ کے قریب ہو گئی تھی۔ وجہ وہ اعتبار اور رشتے کی مضبوطی تھی جو ایک ماں اپنی بیٹی کو دے سکتی ہے۔ ماما آپ انکار کر دیں، میری مرضی نہیں ہے، اس نے آہستگی سے کہا اور کمرہ چھوڑ کر چلی گئی۔ نبیلہ گمسم رہ گئی، اس کے انکار کی خبر سب کو ہو گئی تھی۔ مسکراتے چہرے بجھ گئے تھے، صرف برہان مطمئن تھا، جیسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ عجیب لڑکا ہے، رانی نے سوچا اور ہانیہ کو بتا دیا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ پھپھو اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی بیٹی کو ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ برہان نے اجازت طلب کی۔ ہاں مگر زیادہ دیر نہ ہو، لبرل پھپھو کا جواب حسب توقع تھا۔
हानिया, हतमी फैसला करने से पहले मेरी बात सुन लो। उसने हानिया को बरकी पैगाम भेजा। हानिया चंद लम्हे सोचती रही, फिर ओके का रिप्लाई कर दिया। प्लेन पिंक सूट पर कश्मीरी शॉल फैलाए, सुनहरे बालों को कैचर में समेटे वो मुंतजिर सी पार्क में बैठी थी। मालूम नहीं मेरा यहाँ आने का फैसला ठीक है या गलत, उसने खुद से सवाल किया। जब सामने से अपने मखसूस अंदाज में चलता हुआ नजर आया, वो वैसा ही था, शानदार। उसके दिल ने कहा। उसने जोर से दिल को दपटा। सुनहरी धूप ने हर शय को अपनी लपेट में ले लिया था। हवा में खुशगवार से खुनकी थी। वो हल्की सी शरारत के साथ बुरहान की पेशानी पर गिरे गहरे ब्राउन बाल बिखेर देती, जिन्हें वो स्टाइल से हटा देता। हानिया ने एक नजर उसे देखा। उसकी हार्ट बीट मिस हुई, हमेशा की तरह। क्या नजर लगाने का इरादा है? बुरहान ने उसकी नजरों का इर्तिकाज महसूस किया तो छेड़ने वाले अंदाज में कहा। वो जुज़बुज़ होकर घास को देखने लगी, फिर सर उठाकर दरख्तों को, गोया उसकी मौजूदगी से बेनियाज है। तुमने इनकार क्यों किया? आपको ऐसी लड़की चाहिए थी जिसके साथ सर उठाकर जिया जाए। मैं तो एक गुस्ताख, नालायक, शायद किरदार की हल्की लड़की हूँ आपकी नजर में। उसकी आवाज भर्रा गई। ये कुछ नहीं भूली, बुरहान ने दुख से सोचा। आई एम सॉरी, मैं वाकई बहुत गलत कह गया था, लेकिन तुम्हारी उस दिन की बातें किसी को ना बताई। मालूम नहीं क्यों, बस तुम मेरे दिल से ना निकल सकी। शायद तुम साहिरा हो। फूफो ने बताया तुम बदल चुकी हो, बहुत ज्यादा। मैं हैरान रह गया, जब देखा तो यकीन आया। उसका लहजा अब भी दिलनशीन था। हानिया, हर बात का एक वक्त होता है। तुम्हारा और मेरा वक्त आ गया है। दिल से तुम भी राजी हो, बस ये तुम्हारे अंदर की जिद्दी बची। उसने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया। अब भी बात बात पर खफा हो जाती है। अब वो जेब से कुछ निकाल रहा था। हानिया ने दसदीदा निगाहों से देखा। कैसी है? खूबसूरत, नाजुक सी अंगूठी से शुआएं फूट रही थीं। खास तुम्हारे लिए है। बोलो, कबूल है? बुरहान का लहजा धीमा हो गया था। वो किसी फसों के जेर असर आ गई थी। वो खुशनसीब थी जिसके लिए इतने प्यारे रिश्ते थे, जो उससे मोहब्बत करते थे। लेकिन सबसे खूबसूरत वो साथी था जो उससे अपने जज्बात बयान कर रहा था, जिसके दिल में उसके लिए इज्जत भी थी और मोहब्बत भी। उसने सर उठाकर बुरहान का चेहरा देखा। उसकी आंखें लो दे रही थीं। वो नजरें चुरा गई। चंद पल खामोशी की नजर हुए और फिर एक जुमला कहा। हाँ, कबूल है। फजा गुनगुना उठी थी। सो डियर ह्यूमन राइट्स फैमिली, यहाँ पर हमारी इस खूबसूरत सी कहानी का एंड होता है। आप लोगों को कैसी लगी ये स्टोरी, ये नॉवल? ये शॉर्ट नॉवल है, नॉवलेट। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें, बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। नेक्स्ट स्टोरी के साथ बहुत जल्द आ जाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।